दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 16 है। और आज हमारा टॉपिक होगा कृषि से संबंधित जो भी फैक्चुअल डेटा हो उसको पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा कृषि से संबंधित। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कर लेंगे उसको। उसके बाद आपका जो ग्रामीण समाज एवं विकास ख़त्म हो जाएगा, केवल योजनाओं को छोड़कर। योजनाओं को हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, योजनाओं को कर लिया करेंगे 3 दिन, और 3 दिन कर लेंगे इंपॉर्टेंट MCQ, जिससे आपको पूरा सब्जेक्ट पकड़ में आ जाए। और सारी क्लासेस फ्री हैं, इसलिए आप इनको देख सकते हो। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते सीधा हम क्लास पर आ जाते हैं। और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। अब आते हैं, तो सबसे पहले हम कृषि से संबंधित कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं भारत की फसल ऋतुएं। तो भारत की फसल ऋतुओं के बारे में बात करें तो 3 फसल ऋतुएं होती हैं। कितनी फसल ऋतुएं होती हैं? भारत की 3 फसल ऋतुएं होती हैं। तो ठीक है, पहले है खरीफ, रबी, जायद। अब आप इसको याद कैसे करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ख आता है एपनार में, फिर रे आता है। तो पहले खरीफ, फिर रबी, फिर जायद। जायद में अधिकतर याद करने के लिए बताऊँ, रसीली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। खरबूज है, तरबूज है, खीरा, लौकी, ककड़ी, आप समझ गए हो, ये जायद में आती हैं। और खरीफ और रबी की हमें याद करनी है। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछता है, वो पूछ सकता है इसमें कब बोई जाती है कौन सी फसल, कब काटी जाती है, और फसलें। ये 3 चीज़ पूछ सकता है। तीनों को मैंने फैक्ट्स के साथ लिख दिया। तो पहले हम करते हैं किससे। देखो, इसको आप 2-3 सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको याद रखनी होंगी। देखो, एक तो कोई भी चीज़ है लगभग क्या कहते हैं, जून, 1 अक्टूबर, जून, अक्टूबर, और हम यहाँ पर ले सकते हैं मार्च। कोई चीज़ जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर में काटी जाएगी, फिर अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, और फिर से जून जुलाई में काट ली जाएगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, आप इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए। जून, अक्टूबर, मार्च। कोई फसल जून में बोई जाएगी, वो अक्टूबर के करीब काट ली जाएगी। जो अक्टूबर में बोई जाएगी वो मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। जो मार्च अप्रैल में बोई जाएगी वो जून जुलाई में काट ली जाएगी। आप इस सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपकी कभी गलत नहीं होने की। ठीक है, आपने इतना कर लिया। उसके बाद जून जुलाई में कौन सी बोई जाती है, तो ये खरीफ। तो मैंने क्या कहा, इसको याद रखो, खरीफ, फिर ये रबी, और ये जायद। तो आप अब कर लोगे। देखो, खैर रे, इसको दूसरे कलर में हम ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना आपको समझना है। तो पहले हम इसको समझाते हैं कि क्या है। देखो, यहाँ जून, यहाँ अक्टूबर, और यहाँ पर ले लिया हमने मार्च। समझे? मैंने आपको क्या बताया, कोई जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर में काटी जाएगी, कोई अक्टूबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, वो मार्च जाएगी, वो जून जुलाई में काट ली जाएगी। अब इनकी फसलों के नाम लिख लेते हैं। देखो, ये पहले खरीफ, फिर रबी, और लास्ट में हमने लिखना है जायद। ठीक है, ये रबी की फसल हो गई। ठीक है, अब देखो, इसको ध्यान से आपको समझना, जिससे आपको बार बार कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। ये जो खरीफ की फसल है, ये जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो ये सारी सीक्वेंसिंग अगर आप इसको याद रख लोगे तो कभी एग्जाम में गलती नहीं करने की। आपको कैसे याद रखना, खरीफ, रबी, जायद, और ऊपर जुलाई से स्टार्ट करना। अब आप बोलोगे जुलाई से क्यों स्टार्ट करें, मार्च जनवरी से क्यों नहीं। देखो, स्कूल बच्चों के अधिकतर जून जुलाई में खुलते हैं, तो ऐसे याद रख लो कि जब बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होती है, ऐसे ही किसान भी अपनी फसल स्टार्ट कर देता है जून जुलाई से। ठीक है, ये हो गया। अब जून जुलाई से स्टार्ट करता है, किससे करेगा, खरीफ से करेगा, रबी से। तब मैंने क्या था, अपना में पहले खे आता है, फिर रे बाद में आता, तो पहले खरीफ की फसल थे, खरीफ के बाद रबी, और जायद लास्ट में। जो ककड़ी वकड़ी जो भी होते हैं वो रसीले फल आते हैं। तो आपको ये तो आ गया कब कौन सी फसल बोई जा रही है, काटी जा रही है। रबी की फसल। अब इसमें देखना कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की। वही देखो, हम रबी खरीफ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, खरीफ के बारे में क्या, बुआई, जून जुलाई में बुआई, अक्टूबर में कटाई।
एग्जाम्पल हैं इसके धान, बाजरा, मक्का, उड़द, तिल। ये खरीफ के एग्जाम्पल, इसको आपको याद रखने पूछ सकता है एग्जाम्पल भी। तीनों चीज़ पूछेगा, मैंने आपको बता दिया कब बोई जा रही है, कब कटाई हो रही है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है, मार्च अप्रैल में काट ली जा रही है। तो रबी की फसल क्या है? गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर। आपको इनके एग्जाम्पल बार बार पढ़ने होंगे जिससे आपकी याद हो जाएंगी। जायद का सबसे आसान है, मार्च अप्रैल में बोई जा रही है और जून जुलाई में काट ली जा रही है। तो जायद की सबसे आसान, इसमें आप ज़्यादातर देखोगे रसीले फल हैं। ये खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है। आपको जो याद रखना पड़ेगा उड़द। ये जो उड़द है ना, ये खरीफ भी है और जायद भी है। अब आप कहोगे कैसे? देखो, जब आपको पता कर अक्टूबर में काट ली जा रही है ये जो उड़द दोनों में है, खरीफ भी है जायद भी, तो आप इस उड़द का थोड़ा ध्यान रखना। उड़द ये दोनों में है, खरीफ भी है जायद भी, तो आप सोच समझ के इसे लगाना। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऑप्शन में खरीफ ना हो जायद ही है, तो ठीक है। बाकी जायद का आसान है, आप कर लोगे। अब आगे देखते हैं क्या है। ये तो होगी फसल ऋतु कितने होते हैं? 3 फसल ऋतु होती हैं, मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब आगे देखते हैं। फिर इसमें देखते हैं खेती के प्रकार। देखो, खेती मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। हम खेती के प्रकार को देखते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती में क्या होता है? एक ही प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जो भी आपकी इनकम क्या होती है, 100% इनकम में से ना 50% या 50% से अधिक एक ही प्रकार की फसल से आपको प्राप्त हो जाए तो उससे बोलते हैं विशिष्ट खेती। एक ही फसल का उत्पादन करके किया जाता है, जो 50% एक ही फसल से प्राप्त हो जाए, यानी 50% इनकम एक ही फसल से मिल जाए तो उसे विशिष्ट खेती बोलेंगे। उसमें आपके आते चाय, गन्ना, कहवा, रबड़। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेंगे, पूछ सकता है विशिष्ट खेती। ठीक है। अब दूसरे देखते हैं बहुप्रकारीय खेती। बहुप्रकार में प्रत्येक फसल की आय 50% से कम होगी, यानी जिसमें 50 एक ही फसल 50% 50% से कम दे, 50% 50% से अधिक दे, उससे बोलते हैं हम विशिष्ट खेती। और जो 50% से कम दे, कोई भी फसल हो 50% से कम दे रही है, उससे हम बहुप्रकार्य बोले। यानी 50% से कम किसी फसल ने दिया, उसकी जगह दूसरी, मान के चलो किसी फसल ने 40% दिया और कोई दूसरी फसल है कोई 20 दे रही है, 30 दे रही है, सब यानी कि कई प्रकार की खेती होगी ना, उसी को हम कह रहे हैं बहुप्रकार्य की खेती। 50% से कम देगी कोई भी फसल। एक होते हैं शुष्क खेती। शुष्क खेती को कहाँ पर होती है? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है, उसे बोलते हैं शुष्क खेती। एक होता है रेंचिंग, जहाँ पर चराया जाता है, गाय भैंस ये जो भी बछड़े जो भी रहते हैं इनके चराने के लिए जगह रहती है, उसे चराया जाता है, उसे रेंचिंग बोलते हैं। ये इंडिया में बात करें तो जैसे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में मिलती है, आप इसको भी कर लें। मिश्रित खेती, इसमें क्या होता है? फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिक्स हो गया ना, देखो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जा रहा है, उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। तो आप इसमें किसको याद रखेंगे? देखो, फसल ऋतु 3 प्रकार की, खेती मुख्यतः 5 प्रकार की, विशिष्ट खेती और मिश्रित खेती को आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे खेती के एग्जाम्पल पूछ लेता है, चाय है, गन्ना है, कहवा है, रबड़ है। अब आपको खेती के प्रकार हो गया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हरित क्रांति को देखते हैं। देखो, भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन है। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति से जो सबसे ज़्यादा गेहूं को फ़ायदा हुआ, दूसरे पर धान को फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लिखी हुई है पीली क्रांति को इंग्लिश में येलो क्रांति बोलते हैं। मैं नीचे डिस्कस करके बता दूंगा आपको, मैं नीचे आपको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आप इंग्लिश में समझिए, पीली क्रांति को येलो क्रांति बोलते हैं, गोल क्रांति को राउंड, नीली को ब्लू, गुलाबी को पिंक, रेड लाल को रेड बोलते हैं। और बाकी देखो यहाँ से हम देखते हैं कि अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आपको ये सारी करनी होंगी, ज़्यादा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की का भी पार्ट है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित, कृष्णा क्रांति पेट्रोल उत्पादन से, धूसर क्रांति ये उर्वरक से, हिंदी में धूसर बोल ले तो आप समझ जाना उर्वरक से। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, इसके जनक कौन है रजत क्रांति का आपको बता और नीचे डिस्कस कर लेंगे हम। सफ़ेद गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड बोलते हैं चाय को। अब ग्रीन गोल्ड कैसे याद रखो? चाय की पत्ती जो रहते हो हरे से रहता है, ऐसे याद रख लीजिए, उसी से ग्रीन गोल्ड हो गया। सफ़ेद गोल्ड का मतलब क्या है? कपास, सफ़ेद होता है तो सफ़ेद गोल्ड, कपास से, ग्रीन गोल्ड चाय से। ठीक है।
अब मूक क्रांति, अब पूछता है कि मूक क्रांति किससे संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाजों से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। खाकी रहते हैं, खाकी कपड़े पहनते हैं। खाकी कौन पहनता है? पुलिस वाले, और पुलिस वाले जूते भी पहनते चमड़े के, तो उससे याद रख लेना, चमड़ा उत्पादन से। मूक क्रांति मोटे अनाजों से, मैं से मूक, मैं से मोटे अनाज। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। कभी कभी इससे पूछ लेता, आपको लगेगा फसल उत्पादन, उससे ध्यान रखना। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। सेफ्रॉन एक केसर उत्पादन से, सेफ्रॉन। सुनहरी बागवानी से। इंद्रधनुष क्रांति, इसको बोलते हैं सभी क्रांतियाँ आ जाती है इंद्रधनुष क्रांति में, इसलिए इसको रेनबो क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं। सदाबहार क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। सुनहरी क्रांति को क्या कहते हैं? बागवानी से संबंधित है, यानी कि हो गई ना बागवानी, यानी कि सुनहरे सुनहरे फूल पत्तियाँ सारी चीज़ें से बागवानी से। सैफरॉन केसर से। गंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा। खाक की चमड़ा से। मूकंद मोटे अनाज से। ग्रीन गोल्ड मैंने आपको बता दिया चाय की पत्ती से। सफ़ेद गोल्ड कपास से। रजत अंडे की। दूसरा फर्टिलाइजर उर्वरक बोलते हैं। कृष्णा क्रांति पेट्रोल उत्पादक से। बादाम मसाला उत्पादन से। आप अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन? स्वामीनाथन। वर्ल्ड में बोले तो नंबर बोल लो, ये तो हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे बोलते हैं हरित क्रांति। इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टार्ट होती है, मैक्सिको के वैज्ञानिक थे नॉमर बोरलॉग, जिनका जन्म यूएसए में हुआ। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक नॉमन बोरलॉग को कहते हैं वर्ल्ड में। इंडिया में बात करें तो स्वामीनाथन। तो मैक्सिको के थे, आपको इसमें इतना रहना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के नॉमन बोरलॉग। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो किसी एक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पंजाब पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा लाभ इसको पंजाब को, फिर दूसरे पर हरियाणा, फिर तीसरे पे यूपी को हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक जो लाभान्वित जो फसल है ना, गेहूँ, दूसरे पर धान को हुआ है, ये आपको याद रखना है। पंजाब हरियाणा ये याद रखना है। और ऊपर जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन से इंपॉर्टेंट का वो चीज़ आप याद रखनी है, ये ठीक है। अब इसको याद रखना, 1966-67 से योजना अवकाश जो होता है पंचवर्षीय योजनाओं में, वहाँ पर शुरुआत होती है हरित क्रांति। और एम एस स्वामीनाथन इंडिया में फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। और विलियम गॉर्डन ने हरित क्रांति का नाम दिया। देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क की हुई है। विलियम गॉर्डन ने हरित क्रांति का नाम दिया। और नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में हरित क्रांति की जनक है। इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 शुरू होती है। सबसे ज़्यादा गेहूँ और धान को लाभ हुआ। सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित एरिया पंजाब, दूसरा हरियाणा, फिर यूपी। यूपी में भी वेस्टर्न यूपी, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को याद रखना, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ये 15 जनवरी 1970 यानी कि 1970 के दशक से स्टार्ट होता है ऑपरेशन फ्लड, जो दूध से उत्पन्न। इसको स्टार्ट करता है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो पूछ लेता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको शुरू किया। ये तो पूछेगा नहीं, बट आपको याद रखना 1970 से शुरू होती है, दूध उत्पादन से संबंधित है। फादर ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन इसको कह सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड को वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये देखो ऑपरेशन फ्लड को वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके फादर कौन थे? वर्गियन कुरियन, जो अमूल के संस्थापक भी हैं। और ठीक है, तो इनका जन्म होता है 26 नवंबर 1921 को। अमूल की स्थापना उन्होंने की 1946 में। तो इसमें क्या पूछेगा? वर्गियन कुरियन, जो अमूल के संस्थापक कौन? वर्गियन कुरियन। वर्गियन कुरियन वाइट रेवोल्यूशन के पिता हैं, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड पूछ सकता है। पर जब PM लाल बहादुर शास्त्री होते हैं 1965 के दशक में, जब NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने स्थापना की, हरित क्रांति की। और 1965 में इसकी वर्गियन अमूल की स्थापना होती है। जब लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत के लिए प्रयास किया, ठीक है। चेयरमैन NDDB के बनाया गया था वर्गियन कुरियन को, ठीक है। और 26 नवंबर को इनके जन्मदिन के उस पर, जहाँ भी उनका जन्म होता है 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो अब आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी है? देखो ऑपरेशन फ्लड, इसी को वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क से संबंधित है। 1970 से शुरू हुई। 1970 में तो शुरू होती है, बट 1965 में NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हो जाती है। उसके चेयरमैन वर्गियन कुरियन को बनाया गया। वर्गियन कुरियन कौन थे?
ये वाइट रेवोल्यूशन के संस्थापक थे और अमूल के भी संस्थापक थे, ये आपको याद रखनी है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है इसमें ये ज्योग्राफी में भी आ जाता है ये पार्ट, और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन ये स्ट्रेटेजी में भी आ जाता है पार्ट। और ये बट आप सिलेबस प्रीवियस ईयर को देखें तो उसमें देखो आप इसको क्या चीज़ याद रखनी है। वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें इंग्लिश में बोल रहा था ब्लैक रेवोल्यूशन, इंग्लिश में ब्लैक रेवोल्यूशन बोले या हिंदी में कृष्णा क्रांति। यह क्रूड ऑयल पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। ब्लू क्रांति जिसे नीली क्रांति बोलते हैं, ये मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसके फादर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर ज़रूरत है मैं आपको बता दूंगा। एक है ब्राउन क्रांति जिसे बोलते हैं लेदर से संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से। गोल्डन क्रांति है फ्रूट हॉर्टी हॉर्टिकल्चर से, गोल्डन फाइबर जूट से। ग्रीन क्रांति एग्रीकल्चर से संबंधित है, समझ गए, एग्रीकल्चर से। नॉर्मल बोल लोग इसके क्या, देखो स्वामीनाथन इंडिया में फादर, नॉर्मल बोल वर्ल्ड में। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, जिसे धूसर क्रांति भी बोलते हैं। पिंक क्रांति ये फार्मास्यूटिकल ओनियन ब्राउन इससे संबंधित है। पिंक क्रांति किससे संबंधित है, आप बोल सकते हैं पिंक क्रांति दवाइयों से संबंधित है। ओनियन जो प्याज है उससे संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके संस्थापक भी आपको याद रखने, क्योंकि पूछ सकता है, दुर्गेश पटेल पिंक क्रांति की। रेड क्रांति मीट और टमाटर लाल होता, मीट मांस भी लाल सा ही होता, तो रेड। जो लाल क्रांति से बोलते हैं मीट और टमाटर से संबंधित है, इसके भी संस्थापक आपको याद रखना विशाल तिवारी। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से संबंधित, इसके संस्थापक वर्गीन कुरियन है, अमूल के संस्थापक भी थे। येलो क्रांति तिलहन से संबंधित है, सैम पित्रोदा के संस्थापक थे। और सिल्वर क्रांति एग से संबंधित है, अंडे से इसके संस्थापक इंदिरा गांधी। तो आपको इसके संस्थापक किस किस के, राउंड आलू से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति जिसे दूसरी हरित क्रांति भी बोलते हैं, हाई प्रोडक्शन से संबंधित था। सिल्वर फाइबर ये कॉटन से संबंधित है। एवरग्रीन ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया। तो आपको फादर किसके याद रखने, एक याद रखने सिल्वर क्रांति इसके इंदिरा गांधी संस्थापक थे। येलो क्रांति जिसे तिलहन से संबंधित थी, संस्थापक सैम पित्रोदा थे। वाइट रेवोल्यूशन के वर्गीज कुरियन। रेड क्रांति के विशाल तिवारी, दुर्गेश पटेल। आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपको ये याद रखने, देखो दुर्गेश पटेल, विशाल तिवारी, सैम पित्रोदा, ये आपको फादर में ये याद रखने हैं। उसके बाद ये हो जाता है टॉपिक आज के लिए ख़त्म। इसके बाद जो हम लेंगे इसका दूसरा पार्ट हो, उसमें हम इम्पोर्टेंट फसल पढ़ेंगे। गेहूँ है, गन्ना है, भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड में, क्या क्या कितना टेम्परेचर चाहिए गेहूँ गन्ने के लिए, ये सारी कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, एक ही क्लास में उसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपको ग्रामीण समाज एवं विकास ख़त्म हो जाएगा, बस योजनाएं रहेंगी। योजनाएं आप अदर चैनल्स पर भी जाकर पढ़ सकते हो, पढ़ा भी रहे हैं। जो चीज़ वो नहीं पढ़ा वो चीज़ को मैंने सबसे पहले लिया है, जिससे आपका इन केस जल्दी भी एग्ज़ाम हो जाता तो आपको नुकसान नहीं होता। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मुझे भी लगे आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले अंदर से कुछ और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।